वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा मेडिकल क्लासेस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं जीआई ड्रग्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड ड्रग्स की कौन कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है जीआई से रिलेटेड। तो हम सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग्स जो है इमेटिक ड्रग्स को पढ़ेंगे। इमेटिक ड्रग्स को हम देखेंगे तो इसमें क्या है, इमेटिक मतलब होता क्या है, ऐसी ड्रग्स जो क्या प्रोड्यूस करें वॉमिटिंग, ठीक, मतलब वॉमिट करवाने में हेल्प करे, वॉमिट करवाए, उस ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, इमेटिक ड्रग्स। ओके, तो हम देख लेते हैं इमेटिक ड्रग्स क्या होता है। विच ड्रग्स प्रोड्यूस वॉमिटिंग बाय स्टिमुलेटिंग सीटीजेड और इरिटेटिंग गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ओके, तो क्या करता है ये ड्रग्स, वॉमिटिंग करवाता है, लेकिन कैसे, किसको स्टिमुलेट करके, सीटीजेड सेंटर को, यानी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ठीक, ये क्या होता है, वॉमिट सेंटर होता है, इसको स्टिमुलेट करता है जिसके थ्रू वॉमिट होता है, वॉमिटिंग होती है। और एक तरीके से ये क्या करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करके भी वॉमिटिंग करवाता है। ठीक, इतना क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन, ये कितने टाइप का होता है। तो मेडिकली अगर हम बात करें तो आईपैक सिरप होता है एंड सेकेंड वन एपोमॉर्फिन होता है। आईपैक सिरप क्या होता है, ये रिफ्लेक्स फेरली एक्टिंग करता है, यानी कि ब्रेन को छोड़ के बॉडी पे एक्टिंग करता है। ओके, और एपोमॉर्फिन क्या करता है, सेंट्रली एक्टिंग करता है, यानी हमारे ब्रेन पे एक्शन करता है जिसके थ्रू वॉमिटिंग होती है। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये क्या करता है, इरिटेट करता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को। ओके, जो स्टमक की लाइन होती है, सपोज दिस इज स्टमक, तो इसकी जो म्यूकोसा होता है, लाइन होती है, यहाँ पे वॉमिटिंग सेंटर इसको म्यूकोसा को क्या करता है, ये इरिटेट करता है, जिसके थ्रू वेगस नर्व के थ्रू सिग्नल जाता है ब्रेन में। ब्रेन में कहाँ, मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक, मेडुला ऑब्लंगाटा में सिग्नल जाता है, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सीटीजेड केमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। वो क्या करता है, वो क्या है, वॉमिटिंग सेंटर है, तो वहाँ से क्या होगा कि भैया वॉमिट करवाना है, क्योंकि स्टमक में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि या तो पर्सन ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हो या तो ख़राब खाना खा लिया हो, जिसकी वजह से क्या होगा, इरिटेट होगा म्यूकस मेम्ब्रेन, और वेगस नर्व के थ्रू कहाँ सिग्नल जाएगा, ब्रेन में। ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, मेडुला में सीटीजेड। ओके, वॉमिटिंग सेंटर उसको एक्टिवेट करेगा और वॉमिटिंग करवा देगा। नेक्स्ट आता है एपोमॉर्फिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ये ब्रेन डायरेक्ट क्या करता है, ब्रेन पे एक्शन करता है, एंड सीटीजेड सेंटर कहाँ होता है, मेडुला में, मेडुला ऑब्लंगाटा में। ये क्या करता है, D2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके वॉमिटिंग करवाता है, यानी कि डोपामिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और वॉमिट होता है। ओके, अगर हम इसकी डोज की बात करें तो 2 to 6 mg इसको देते हैं। रूट की बात करें तो सबक्यूटेनियस या IM देते हैं। अगर हम इस फार्माकोकाइनेटिक एक्शन की बात करें, यानी ऑनसेट कितने टाइम में ये वर्क करता है, तो 5 to 10 मिनट में ये वर्क करता है अगर कोई भी एपोमॉर्फिन मेडिकेशन लेगा तो। नेक्स्ट हम बात करें आईपैक सिरप की, तो इसका डोज क्या होता है, 15 to 30 ml विथ 200 to 300 ml वाटर में। ठीक, तो इसको 15 to 30 ml 200 to 300 ml वाटर में मिक्स करके इसको दिया जाता है। ओके, ये सॉरी मैंने गलती से लिख दिया। ऑनसेट क्या होगा, मतलब फार्माकोकाइनेटिक एक्शन क्या होगा, अगर हम मेडिकेशन देंगे तो वो बॉडी में कितने मिनट बाद असर करेगा, तो वो 15 to 30 मिनट के बाद ये अपना रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, वॉमिटिंग करवाएगा। ओके, अगर हम अदर मेडिसिन की बात करें या घरेलू रेमेडीज़ की बात करें, किस किस के थ्रू वॉमिटिंग करवा सकते हैं, तो ये क्या करता है, लोकल इरिटेंट होता है, यानी कि जैसे मस्टर्ड पाउडर को अगर हम वाटर में मिक्स करके दें तो उसकी वजह, क्योंकि मस्टर्ड सरसों क्या होता है, ये कड़वा लगेगा, जिसके थ्रू वॉमिटिंग हो जाएगी। और NaCl यानी कि वार्म वाटर में हल्का गुनगुने पानी में अगर नमक मिला के दें तो क्या होगा, तब भी वॉमिटिंग होने के चांसेस हैं। एंड नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट, ये भी मेडिकेशंस होती हैं जिसके थ्रू वॉमिटिंग हो सकती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये डायरेक्टली गैस्ट्रिक इरिटेशन करती है, जिसके थ्रू क्या करता है, ब्रेन में सिग्नल जाएगा, वॉमिटिंग सेंटर में सीटीजेड में, वहाँ से क्या होगा, ये वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है और वॉमिटिंग प्रोड्यूस करता है। इसका ऑनसेट क्या होगा, 5 to 15 मिनट के अंदर वॉमिटिंग करवा देता है।
और ये सारी जो मेडिकेशंस है, एमेटिक ड्रग्स यूज़फुल तो है, लेकिन विदाउट डॉक्टर कंसल्ट ये पॉइज़न का भी काम कर सकता है। तो हमें क्या करना है, जितने भी मेडिकेशंस हैं ये अपने आप से नहीं लेना है जब तक डॉक्टर ना कहे। जैसे कोई पॉइज़न ले लिया तो वो गया मेडिकल स्टोर से दवा लेके खा लिया, ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ पॉइजन्स ऐसे होते हैं जो बर्न कर सकते हैं इसोफेगस को। तो इसलिए विदाउट डॉक्टर कंसल्ट नहीं लेना है ड्रग्स को, नहीं तो ये पॉइजन का भी काम कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे कि वॉमिटिंग होता कैसे है नॉर्मली। तो वॉमिटिंग क्या है, जैसे कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लिया या एकदम गले तक खा लिया, ओके। अब गले तक खा लिया तो क्या होगा, स्टमक अपना वर्क ही नहीं अच्छे से कर पा रहा है, वो डाइजेशन ही नहीं कर पा रहा है। जैसे आप थोड़ा सा खाते हैं वैसे डाइजेशन स्टार्ट होता है, फिर आप खा लेते हैं तो क्या होता है, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टमक अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है। या आपने कुछ जैसे ख़राब खाना खा लिया तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्टमक है, एंजाइम्स हैं, वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होंगे, जिसके वजह से क्या करेगा, जो स्टमक की म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, इरिटेट होगा। उसके वजह से क्या होगा, जो ब्रेन में प्रेजेंट है CTZ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन वॉमिटिंग सेंटर, वहाँ पे सिग्नल जाएगा कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा खा लिया है या स्टमक में कुछ तो गड़बड़ है या जहर वगैरह खा लिया है, जिसकी वजह से स्टमक अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो ये कंटेंट आपको बाहर निकालना है। तो जो CTZ सेंटर है वो क्या करेगा, वॉमिटिंग सेंटर, वो किसको, वेगस नर्व को सिग्नल देगा, और वेगस नर्व क्या करेगा, एब्डोमेन मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और वॉमिटिंग करवाएगा। ओके, तो ये रहा नॉर्मल एक्शन। ओके, नेक्स्ट, और वॉमिटिंग कैसे हो सकती है, जब हम बस में ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है कि 3 चीज़ें बॉडी को बैलेंस करती हैं। एक आई होता है, ईयर होता है, और क्या होता है, मसल्स होती हैं। जब हम बस में बैठते हैं तो एक ही जगह देखते हैं, जैसे अगर हम फ़ोन चला रहे हैं तो एक ही जगह हमारा कंसंट्रेशन होता है, या हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो एक ही जगह कंसंट्रेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ये इंसान ये क्या कर रहा है, एक ही जगह देख रहा है, मतलब इसका कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, एक ही जगह वो स्थिर है। ओके, तो ये ब्रेन को सिग्नल गया। दूसरा, कान में वेस्टिबुलर सिस्टम्स होते हैं, इंटरनल ईयर में, वहाँ पे फ्लूइड होता है। फ्लूइड क्या करता है, जब भी हम हिलते डुलते हैं तो फ्लूइड भी हिलता डुलता है, तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हाँ बॉडी मूवमेंट कर रही है। तो जैसे बस जो है वो अलग अलग मोड़ पे मुड़ती है, हिलती डुलती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ईयर में जो फ्लूइड है वो उसका भी मूवमेंट होगा, तो वो ब्रेन को क्या सिग्नल भेजेगा कि बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। ओके, और आई क्या भेजा, कौन सा सिग्नल आई के थ्रू गया कि बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा। और मसल्स क्या है, अगर हम एक ही जगह बैठे हैं तो ब्रेन को क्या सिग्नल गया कि बॉडी का मूवमेंट हो ही नहीं रहा, वो एक ही जगह इंसान बैठा है। तो इसकी वजह से ब्रेन क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन हो गया ब्रेन को ना, आई के थ्रू, ईयर के थ्रू, मसल्स के थ्रू मिसकम्युनिकेशन हुआ कि भैया आई अलग सिग्नल भेज रहा है, ईयर अलग सिग्नल भेज रहा है, बॉडी की मसल्स अलग सिग्नल भेज रही हैं। तो इसकी वजह से ब्रेन कंफ्यूज हो गया। और कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो मेनली कब होती है, जब कोई भी पर्सन पॉइजन इनटेक कर लिया होता है, तो क्या होता है, अनकॉन्शियस मोड में वो पर्सन धीरे धीरे जाता है, ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंच पाता। ब्रेन क्या सोचेगा, भाई कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सारे सिग्नल्स मिसकम्युनिकेशन वाले, सारे ऑर्गन्स मिसकम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या करेगा, वो कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, तुरंत पर्सन ने कोई पॉइजन इनटेक कर लिया है या स्टमक अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो वो तुरंत क्या करेगा, जो ब्रेन में मेडुला है उसमें क्या होता है, वॉमिटिंग सेंटर, और वॉमिटिंग सेंटर क्या है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये इसको एक्टिवेट कर देगा और वेगस नर्व के थ्रू सिग्नल जाएगा, एब्डोमेन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा और वॉमिटिंग प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ये रहा नॉर्मल एक्शन। लेकिन अगर हम किसी को ड्रग्स दे के वॉमिटिंग करवाते हैं तो क्या होता है, इमेटिक ड्रग्स दी, ओके, तो क्या स्टिमुलेट हुआ, CTZ यानी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लिंगाटा, ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये स्टिमुलेट हो गया। स्टिमुलेट होने के बाद वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट हुआ, है ना, तो वहाँ से क्या हुआ, वेगस नर्व जो होती है ये सिग्नल लेके आया, तो वहाँ पे फेर्निक प्लस एब्डोमिनल मसल्स उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ओके, देन ये क्या लीड करता है, वॉमिटिंग। ठीक, तो ये ड्रग्स के थ्रू कैसे वॉमिटिंग होती है, तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब इमेटिक ड्रग्स को हम क्यों देते हैं, इंडिकेशंस हैं कुछ, जैसे ओरल पॉइजनिंग, ओके, विद इन 1 to
2 आवर्स ऑफ इंजेक्शन, यानी कोई भी पर्सन अगर ओरल इंजेक्शन यानी कि ओरल पॉइजनिंग किया, कुछ मेडिकेशंस को खा लिया है 1 से 2 घंटे के अंदर, तब हम इस इमेटिक ड्रग्स को देते हैं। लेकिन अगर 4 से 6 घंटे हो गया तो इमेटिक ड्रग्स का कोई यूज़ नहीं होता है। ओके, उस कंडीशन में गैस्ट्रिक कंटेंट को हम रिमूव करते हैं गैस्ट्रिक लवास के थ्रू या एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू हम रिमूव करते हैं। पेशेंट फुल्ली कॉन्शियसनेस विथ इंटैक्ट गैग रिफ्लेक्स। ओके, यानी कि पेशेंट फुल कॉन्शियस होना चाहिए और उसका गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि वो कोई भी चीज़ खा सकता है और कोई भी चीज़ निकल सकता है। गैग रिफ्लेक्स होता है वो प्रेजेंट होना चाहिए पेशेंट में, नहीं तो क्या होगा, एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे और वो कंटेंट कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। ठीक, तो नेक्स्ट आता है नॉन कॉर्सिव नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट पॉइजनिंग। मतलब कि क्या होना चाहिए, एसिड नहीं होना चाहिए, एल्कलाइन नहीं होना चाहिए और फिनॉल नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बर्न कर सकता है ईसोफेगस को। ठीक, अगर हम वॉमिटिंग करवाएंगे तो। अब पेट्रोलियम जैसे कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, अगर इन सबको भी इनटेक किया है, पर्सन ने पी लिया है, तो क्या होगा, अगर हम जैसे उसने पिया तो क्या हुआ, ईसोफेगस वो बर्न हुआ थोड़ा सा, लेकिन अगर हम वॉमिटिंग करवाएंगे तो क्या होगा कि वो रीबर्न आउट हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए इस कंडीशन में हम नहीं देते हैं। नेक्स्ट है व्हेन गैस्ट्रिक लवास फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। मतलब कि गैस्ट्रिक लवास की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में हम इमेटिक ड्रग्स के थ्रू क्या करते हैं, वॉमिटिंग करवाते हैं। लेकिन याद रखना 1 आवर के अंदर तक पेशेंट अगर हॉस्पिटल में पहुंच गया है तभी करवाना है। अगर लेट हो गया है 4 to 6 आवर हो गया तो ये क्या है, इमेटिक ड्रग्स का कोई यूज़ नहीं है, ये यूज़लेस हो जाता है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन दैट मीन्स कब हम इस ड्रग्स को नहीं देंगे, है ना। अभी हमने पढ़ा कब इस ड्रग्स को हम देते हैं और ये है कब हम इस ड्रग्स को नहीं देंगे। नेवर इंक्लूड वॉमिटिंग इफ़ पेशेंट हैज़ इंजेस्टेड, क्या अगर पेशेंट पी लिया है या खा लिया है एसिड, एल्कलाइन और फिनॉल। ओके, अगर ये ले लिया है पेशेंट तो इस कंडीशन में हम कभी नहीं देंगे क्योंकि दी एक्सपोज कॉज मोर म्यूकस बर्न। ओके, अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे एसिड, एल्कलाइन या फिनॉल उसने लिया है तो लेते टाइम उसका ईसोफेगस बर्न हुआ और जब हम वॉमिटिंग करवाएंगे तो वो कंटेंट रहेगा, प्रेजेंट रहेगा स्टमक में, फिर वो जब वॉमिटिंग करेगा तो वो फिर से री एक्सपोज होगा और म्यूकस मेम्ब्रेन और बर्न आउट होगा, तो इस कंडीशन में नहीं देना है। नेक्स्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, ये भी क्या करता है, एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ा देता है और केमिकल न्यूमोनाइटिस होता है इसके थ्रू। नेक्स्ट आता है CNS डिप्रेशन। अगर CNS डिप्रेस है तो क्या होगा, पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एस्पिरेशन का चांसेस बढ़ जाएगा। सीजर में क्या होता है, गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं होता है ना, तो उसमें भी एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे और पेशेंट को निमोनिया कॉज हो सकता है। शार्प ऑब्जेक्ट जैसे ब्लेड या ग्लास का टुकड़ा उसने खा लिया है या छोटा सा निगल लिया है तो उसकी वजह से भी अगर हम दोबारा से वॉमिटिंग करवाएंगे तो उसमें प्रेजेंट होगा और क्या होगा, ईसोफेजियल परफोरेशन के रिस्क बढ़ सकते हैं। इन्फेंट अगर 6 महीने से कम है तो उसको नहीं देना है और प्रेगनेंसी के टाइम भी नहीं देना है, नहीं तो मदर और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा रोल ऑफ नर्स, है ना। इसमें रोल ऑफ नर्स मतलब एक नर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट हर जगह नर्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जैसे मेडिकेशन वगैरह देते हैं कि पेशेंट की केयर करते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 24 आवर पेशेंट को क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है कि इसने मेडिकेशन लिया तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, या इसका रिस्पायरेशन चेक करना है, वाइटल साइन चेक करना है कि वाइटल साइन फॉल डाउन तो नहीं हो रहा है, या इसको कोई एलर्जी तो नहीं है इस सब कंडीशन में। तो बहुत सारी चीज़ों को नर्स क्या करती है, मॉनिटर करती है। तो हम पढ़ते हैं कि जैसे भी तो हम 1 by 1 इसको हम देखते हैं कि प्री एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इमेट्रिक ड्रग्स देने से पहले क्या करती हैं नर्सेस, क्या रोल होता है उनका। तो क्या करना है, चेक करना है कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं है कि पेशेंट बेहोश है, आपने उसको इमेट्रिक ड्रग्स दे दिया और वॉमिटिंग हुई, गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं होगा, वो कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा और वहाँ पे क्या कॉज करेगा, निमोनिया कॉज कर देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस लेवल कैसे चेक करते हैं, ग्लासको-कोमा स्केल से। ओके, अगर आपको ग्लासको-कोमा स्केल के बारे में और जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर एकदम फुल डिटेल में वीडियो बना दूंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ग्लासको-कोमा स्केल। जब आप कहीं नर्सेस का इंटरव्यू देने जाते हैं, स्टाफ नर्स का, तो उसमें मोस्टली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्लासको-कोमा स्केल। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप
कमेंट कर देना, मैं इस पर लॉन्ग वीडियो बना दूँगी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई पॉइजन्स, यानी कि किस टाइप का पॉइजन्स है, कहीं वो एसिड तो नहीं है, एल्कलाइन तो नहीं है, या पेट्रोल, डीजल या केरोसिन तो नहीं है। नहीं तो वो क्या कर देगा, हमने दे दिया इमेटिक ड्रग्स और वो क्या कर देगा, डिस्पोज करेगा इसोफेगस में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, और वो बर्न आउट कर देगा म्यूकस मेम्ब्रेन को। ठीक, तो इसमें भी आइडेंटिफाई करना है कौन से टाइप का पॉइजन है, तभी देना है। देन चेक करना है टाइम, मतलब 1 घंटे से कम होना चाहिए, नहीं तो ये इफेक्टिव नहीं रहेगा, उसका कोई यूज़, वो यूज़लेस हो जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। नेक्स्ट प्रिपेयर, यानी कि क्या करना है, क्या रखना है पेशेंट के पास। कीप सक्शनिंग, ओके, सक्शन मशीन रखना है, ऑक्सीजन रखना है, एयर वे एडजस्ट करना है, एडजस्ट रेडी करना है, एंड प्लेस पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ओके, जैसे सक्शन करते हैं तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। मान लो पेशेंट को आपने इमेटिक ड्रग्स दी, तो क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, और क्या होगा, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने की वजह से किसका चांस होता है, एस्पिरेशन होने का। तो जब सक्शन मशीन रहेगा तो उस पर जो एक्स्ट्रा कंटेंट है या नोज़ वगैरह में चला गया तो उसको वो उसके थ्रू सक्शन मशीन के थ्रू सक्शन करके बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जब हम पेशेंट को ड्रग्स दे रहे हैं तो हमें क्या, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आईपैक अगर हम देते हैं 15 से 30 ml अगर दे रहे हैं तो 2 से 3 ग्लास वार्म वाटर में पेशेंट को देना है। ओके, मॉनिटर करना है क्या, पल्स, बीपी, रिस्पायरेशन एवरी 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के अंदर ही 5 मिनट के इंटरवल में क्या करना है, मॉनिटर करना है पल्स, बीपी, रिस्पायरेशन को, क्योंकि अगर ये कम हुआ तो किसके चांसेस हैं, सीएनएस डिप्रेशन के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए हर 5 मिनट के अंदर मॉनिटर करना है। ओके, इफ़ नो वॉमिटिंग इन 30 मिनट्स, अगर वॉमिटिंग जो है वो 30 मिनट आपने ड्रग्स दी और वो 30 मिनट के अंदर नहीं हो रही है तो क्या करना है, सेकेंड डोज देना है। ओके, सेकेंड डोज के बाद नहीं देना है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, गैस्ट्रिक लेवास से आप एल से याद रखिए, लीव, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लवास गवास में क्या डिफरेंस होता है। तो लवास यानी लीव, ओके, लीव, बाहर स्टमक से कोई भी चीज़ को बाहर निकालना। ओके, और गवास का मतलब गिव, जी से याद रखना, गिव, जिसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को देना, यानी कि फीड करवाना। ओके, एनजी ट्यूब के थ्रू। सेव वॉमिटस फॉर टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस, नोट कलर स्मेल पार्टिकल्स, यानी कि जो वॉमिटिंग हो रही है उसको क्या करना है, उसको थोड़ा सा कंटेंट लेके हमें पैथोलॉजी में चेक करवाने के लिए भेजना है, एंड उसको हम देखना है, नोट करना है कि कलर क्या है, स्मेल कैसा है, और उसमें कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ओके, देन हम नेक्स्ट क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट हमारा है, हमने ड्रग्स दे दिया, अब ड्रग्स देने के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक नर्स की, तो स्टॉप एमेसिस, यानी ड्रग्स को नहीं देना है। गिव एक्टिवेटेड चारकोल्स 50 से 50 to 100 ग्राम आफ्टर वॉमिटिंग, स्टॉप एब्जॉर्ब रिमेनिंग पॉइजन्स, यानी कि सारे वॉमिटिंग से तो निकल नहीं सकते हैं, तो क्या करना है, एक्टिवेटेड चारकोल्स देना है, जिसके थ्रू जो, जैसे चारकोल फेस वाश वगैरह आता है, तो फेस वाश भी आता है इसका, जैसे फेस वाश लगाया तो चारकोल फेस वाश क्या करता है, जो फेस में पोर्स होते हैं उसमें जो डस्ट होता है उसको क्या करता है, निकालता है, रिमूव करता है। उसी तरीके से जब वॉमिटिंग हो गई तो उसमें कुछ प्रोडक्ट बचा रहेगा, तो ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, स्टमक में जाता है और वहाँ पे चिपक जाता है, जो भी पॉइजन्स होते हैं और कंटेंट होते हैं गैस्ट्रिक, उसको रिमूव करता है। ओके, नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन वॉच, यानी कॉम्प्लिकेशंस देखने हैं, एस्पिरेशन, डिहाइड्रेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगा तो डिहाइड्रेशन कॉज हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुआ तो पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, तो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करना है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना होने पाए, डिस्टेंस वॉमिटिंग, मतलब कंटिन्यूस वॉमिटिंग हुए जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, तो हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते रहना है, और ओके, मॉनिटर करना है, ईसीजी मॉनिटर करना है, क्योंकि फ्लूइड लॉस होगा तो बॉडी में फ्लूइड की कमी होगी और इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, ब्लड फ्लो पे, तो इसलिए ईसीजी मॉनिटर करना है। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन करना है कि कितने डोज दिए इमेटिक ड्रग्स का, टाइमिंग, कौन से टाइप का ड्रग्स था, कौन से टाइप का पॉइजन उसने इनटेक किया था, तो ये सारी चीज़ों को लिखना है। ओके, इसी के साथ मैंने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने क्या क्या देखा, इमेटिक ड्रग्स क्या होता है, क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, डोज क्या होता है, रूट क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इंडिकेशन क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, रोल ऑफ नर्स क्या होता है। तो अगर इसमें कोई भी डाउट हो
अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इसकी जो मैंने रिटन नोट्स है इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, और प्लस जो नोट सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसको भी मैंने उसमें ऐड किया है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए या पूछे गए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसको भी मैंने टैग कर दिया है, तो अगर आपको उसको भी मैंने ऐड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपको वहाँ से कोई नोट्स चाहिए या क्वेश्चन चाहिए तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी टॉपिक पढ़ना है, फार्मा या किसी भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर फुल डिटेल में वीडियो बना दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।